बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन। नाज़रीन, FATF क्या है? FATF बेसिकली एक ऐसा इदारा है जो कि कहलाता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये क्या करता है और इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? ये बेसिकली ऐसा इदारा है कि दुनिया में तमाम ममालिक की जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको मॉनिटर करता है कि कहीं उनका पैसा गलत इस्तेमाल तो नहीं हो रहा, जो उनके मुल्क में पैसा आ रहा है या जा रहा है वो किस मकासद के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। इसके अलावा कि ये कहीं पैसा दहशत गर्दों को तो नहीं दिया जा रहा, वो हथियार खरीद रहे हैं और वो दहशत गर्दी कर रहे हैं, तो इसको कहते हैं टेरर फाइनेंसिंग। इसके अलावा मनी लॉन्ड्रिंग को मॉनिटर किया जाता है कि पैसा किस मकासद के लिए गैर कानूनी तौर पर क्या करप्शन तो नहीं की जा रही और कहाँ ये इसको दूसरे ममालिक में किस मकासद के लिए भेजा जा रहा है। इसके अलावा ह्यूमन राइट्स की वायलेशन, साइबर अटैक्स और न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से भी जो ममालिक इनकी वायलेशन कर रहे हैं उन पर भी ये इदारा पाबंदियाँ लगाता है। बेसिकली बताने का मकसद ये है कि किसी भी तरीके से अगर दुनिया के फाइनेंशियल सिस्टम को कोई नुकसान पहुंचता है तो ये इदारा फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स उसके खिलाफ एक्शन करता है। बेसिकली इसका हेडक्वार्टर फ्रांस में है और इसके 39 मेंबर्स हैं। ये G7 कंट्रीज ने बनाया था, ग्रेट 7 जो बड़े ममालिक है जिनकी मईशत बड़ी है, 7 बड़े ममालिक ने मिलकर ये इदारा 1989 में बनाया था तमाम दुनिया के ममालिक को मॉनिटर करने के लिए। इसके अलावा इसमें जो 2 टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल होती हैं वो बहुत अहम है, एक है ब्लैक लिस्ट और दूसरी है ग्रे लिस्ट। देखिए, आपको बताते चले कि ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये हम लोगों की परसेप्शन है, जनरल पब्लिक की, मीडिया की और आम इदारों की। ये आसान जुबान में समझाने के लिए हम लोग इसको ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट इस्तेमाल करते हैं। FATF ने कोई ऐसी लिस्ट नहीं बनाई हुई। जो ब्लैक लिस्ट है उसको कहा जाता है कॉल फॉर एक्शन, यानी कि ऐसे ममालिक जो ब्लैक लिस्ट में जिनको हम समझते हैं उनको वो कहा जाता है कि आप कॉल फॉर एक्शन करें। उसमें 2 ममालिक हैं, वो उसमें ईरान है और नॉर्थ कोरिया है। उन पर पाबंदियाँ लगाई जाती हैं अगर वो FATF की पॉलिसीज़ को, रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करते। इसके अलावा दूसरी लिस्ट है ग्रे लिस्ट। ग्रे लिस्ट में इस वक्त 11 ममालिक हैं जिसमें पाकिस्तान भी है, सीरिया है, अफगानिस्तान है, यमन है और भी इस तरह के जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं। ये ममालिक ग्रे लिस्ट में हैं। ग्रे लिस्ट को बेसिकली FATF की ज़ुबान में मॉनिटर्ड जुरिस्डिक्शन कहा जाता है, कि उसको कहा जाता है कि वो मज़ीद इक़दाम करें ताकि वो जो उनके मुल्क में जो फाइनेंशियल सिस्टम को थ्रेट्स हैं, चैलेंजेस हैं, उनको ख़त्म किया जा सके। अब देखिए, पाकिस्तान ने 27 पॉइंट पाकिस्तान को दिए गए थे जिसमें पाकिस्तान ने 26 पॉइंट सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिए हैं, लेकिन अभी भी पाकिस्तान को एक डिस्क्रिमिनेशन की बुनियाद पर पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा गया है। देखिए, जो 1 पॉइंट था, जो रिमेनिंग 1 पॉइंट था, वो क्या था? उसका मतलब ये था, FATF पाकिस्तान को कहता है कि आपकी जो आपके सिस्टम है वो टेरर फाइनेंसिंग में जो लोग इन्वॉल्व हैं, मनी लॉन्ड्रिंग में जो लोग इन्वॉल्व हैं, उनको आप लोग अदालतों में तो पेश कर देते हैं लेकिन आप उनको एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, उनको सजाएं नहीं दे पाते। तो ये एक बहुत बड़ा एक सेटबैक है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान को अभी भी ग्रे लिस्ट में सिर्फ 1 पॉइंट कंप्लीट ना करने की वजह से रखा गया है। अब देखिए, इसकी जो मीटिंग्स होती हैं वो साल में 3 बार होती हैं। एक फरवरी में होती है, जून और अक्टूबर में, यानी कि हर 4 महीने के बाद। आपको एक सादा मिसाल से समझाते हैं कि अगर आप लेट से $10,000 यानी कि कैश में अगर आप $10,000 लेकर बैंक में जाते हैं और जमा करवाते हैं, यानी कि $10,000 या इससे ज़्यादा, तो बैंक फ़ौरन अलर्ट हो जाएगा, वो स्टेट बैंक को रिपोर्ट करेगा। इसके अलावा वो तमाम सिक्योरिटी के इदारों को, गवर्नमेंट के इदारों को वो अलर्ट करेगा और आपको आपके बारे में इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाएगी। तो ये इसका मतलब है कि $10,000 ये एक लिमिट रख दी है कि इससे ऊपर जो भी जाएगा वो उससे इन्वेस्टिगेशन हो सकती है, पूछा जा सकता है ये पैसा कहाँ से आया और किस मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और ये किसको भेजा जा रहा है। अब अगर कोई मुल्क ब्लैक लिस्ट में, जो कि जिसको कॉल फॉर एक्शन कहते हैं, अगर कोई मुल्क ब्लैक लिस्ट में आ जाता है तो उसके साथ क्या होता है? देखिए, वेरी सिंपल। अभी 2 ममालिक हैं, ईरान और नॉर्थ कोरिया।
वेरी सिंपल, उन पर इकोनॉमिक सैंक्शंस लग जाती हैं। उनके साथ तमाम दुनिया के जो ममालिक हैं, यानी कि इनको जो सुपरवाइज कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं, G7 कंट्रीज़ हैं। अब ये 7 ममालिक हैं, अब ये 39 मेंबर्स बन चुके हैं, जिनमें USA, UK, फ्रांस, चाइना, इसराइल, इंडिया, इस तरह के और भी ममालिक हैं। 39 मेंबर्स हैं। ये क्या करते हैं कि उन ममालिक को, पूरी दुनिया को वो मना करते हैं कि वो ये ब्लैक लिस्टेड कंट्री के साथ किसी किस्म की तिजारत ना करें, उनके साथ एक्सपोर्ट ना करें, उनको इंपोर्ट ना करें और उनको किसी किस्म का कोई बेनिफिट ना दें। उनके यानी कि उनके साथ इकोनॉमिक सैंक्शंस, पाबंदियाँ लगा दी जाती हैं। तो ईरान और नॉर्थ कोरिया के साथ ये हो रहा है। देखिए, ईरान का मसला था कि ईरान पर 2020 में अभी सैंक्शंस लगी हैं। इससे पहले ईरान को 2016 में कहा गया था न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से कि आप ये इकदाम करें और न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोल बैक करें। तो ईरान ने नहीं किया, तो ईरान पर 2020 में ईरान पर पाबंदियाँ लगा दी गई। अब देखिए, पाकिस्तान का मामला ये है। पाकिस्तान बदकिस्मती से पिछले 10 से 12 साल में कभी ग्रे लिस्ट में से निकल जाता है और फिर कभी ग्रे लिस्ट में आ जाता है। अभी मुसलसल पिछले 3 साल 2018 से लेकर अब तक पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में और निकलने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमारे पुराने हुक्मरानों की मेहरबानियां हैं, जिन्होंने भारत के, अमेरिका, इसराइल के साथ मिलकर पाकिस्तान को तबाह किया। पाकिस्तान में जानबूझकर ये चीज़ें लेकर आए। अब पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रहने से नुकसान क्या है? एक अंदाजे के मुताबिक कुछ न्यूज़पेपर्स जो इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स हैं वो अपनी राय देते हैं कि पाकिस्तान को इससे तकरीबन $10 बिलियन का सालाना नुकसान हो रहा है। यानी कि पाकिस्तान अगर ग्रे लिस्ट में रहता है, पिछले 3 साल से रह रहा है, तो पाकिस्तान को $10 बिलियन का हर साल $10 अरब का नुकसान हो रहा है। वो नुकसान आपको बताया है कि वो तिजारत की मद में होता है कि तमाम ममालिक आपसे तिजारत कम कर देते हैं, तिजारत को रोक देते हैं। आपको IMF, वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक और इस तरह के जिनसे आप लोन लेते हैं अपनी मईशत को सहारा देने के लिए, वो ममालिक भी पहले कहते हैं कि जी आप पहले ग्रे लिस्ट में से निकल कर आएँ तो फिर हम आपको लोन देंगे। लेकिन ये कितनी बदकिस्मती है कि ये जो G7 कंट्रीज़ हैं, जो बड़े ममालिक हैं, सबसे पहले वायलेशन इनकी तरफ से होती है। इनके डबल स्टैंडर्ड्स हैं। हम पहली मिसाल आपको अमेरिका की देंगे। FATF की एक क्लॉज है कि वो कहता है ह्यूमन राइट्स की वायलेशन भी जो ममालिक करते हैं उनको भी FATF अपनी ब्लैक लिस्ट या ग्रे लिस्ट में उनको डालेगा। अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया, 20 साल अमेरिका उधर उन पे लोगों को मारता रहा, उनको शहीद करता रहा, लेकिन अमेरिका पर किसी ने पाबंदी नहीं लगा। दूसरी मिसाल आपको देते हैं यूके की, कि यूके ने अमेरिका के साथ मिलकर 2003 में इराक पर हमला किया कि उधर वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन है, यानी कि उधर कीमियाई हथियार है। लेकिन टोनी ब्लेयर जो उनके प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं यूके के, उन्होंने खुद इस चीज़ को एक्सेप्ट किया 2016 में कि हमारे साथ हमें गलती हुई थी। हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उन्होंने हमें गलत रिपोर्ट दी थी कि इराक में कीमियाई हथियार है, जिसकी बुनियाद पर हमने इराक पर हमला किया। तो आप अंदाज़ा लगाइए, इराक में एक अंदाजे के मुताबिक 5 सालों में पहले 5 सालों में 2003 से लेकर 2008 तक तकरीबन 10 लाख से ज़्यादा लोग शहीद किए जा चुके हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? तो FATF ने यूके पर पाबंदी क्यों नहीं लगाई? ये एक और एग्जाम्पल है डबल स्टैंडर्ड की, डिस्क्रिमिनेशन की। तीसरी मिसाल आपको भारत की देते हैं। भारत जो कि जमहूरियत का चैंपियन बनता है, कश्मीर में पिछले 70 साल से वो दहशतगर्दी कर रहा है, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन कर रहा है, कोई मुल्क उसको नहीं पूछ रहा। FATF की जो इदारा है वो भी उसको नहीं पूछ रहा। भारत में 44 बैंक्स, 44 बैंक मनी लॉन्ड्रिंग करते हुए पकड़े गए थे, लेकिन किसी ने उसको FATF की लिस्ट में नहीं डाला। भारत में पिछले 2002 से लेकर 2011 तक $350 बिलियन की मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, जो कि दहशतगर्दों ने इस्तेमाल की है, टेरर फाइनेंसिंग में इस्तेमाल हुई है। लेकिन भारत को किसी ने ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट में नहीं डाला। चौथी मिसाल आपको इसराइल की देते हैं। FATF की एक क्लॉज है कि साइबर अटैक भी जो करता है एक मुल्क दूसरे मुल्क के खिलाफ, उसको भी FATF ऑब्जर्वेशन में रखता है और उसको ब्लैक लिस्ट या ग्रे लिस्ट में डालता है। इसराइल आए दिन ईरान के खिलाफ, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर हमले करता रहता है। अभी 2 महीने पहले इसराइल ने ईरान पर साइबर अटैक किया और उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम को बहुत नुकसान पहुंचाया।
ये इसराइल ने खुद एक्सेप्ट किया, पूरी दुनिया के अखबारों ने इसको पब्लिश किया, लेकिन इसराइल पर FATF ने कोई पाबंदी नहीं लगाई। तो ये बिल्कुल डबल स्टैंडर्ड्स हैं, डुअल फेस है। पाकिस्तान को, पाकिस्तान के इदारों को, पाकिस्तान के वीलॉगर्स को, पाकिस्तान की अखबारों को, पाकिस्तान के मीडिया जर्नलिस्ट को ये बात उठानी चाहिए पूरी दुनिया के सामने। जनरल असम्बली जो कि FATF यानी कि अपनी तमाम एक्टिविटीज़ को अगर इन्फोर्स करता है, वो जनरल असम्बली, यूनाइटेड नेशंस का इदारा है जनरल असम्बली, उसके ज़रिए ये एनफोर्स करता है अपनी तमाम इन लॉज को। तो हमें जनरल असम्बली के सामने ये उठाना चाहिए मामला फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ कि ये डबल स्टैंडर्ड बंद करें, FATF के इदारे को बंद करना चाहिए। ये बिल्कुल एक ढोंग है पूरी दुनिया को के नज़र में। ये तमाम जो माफिया है 8-10 ममालिक जिसमें अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, इसराइल और भारत, ये खुद टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को प्रमोट करते हैं। दूसरे ममालिक में ये जाकर इन्होंने दहशतगर्दी की है, तबाह किया है, लाखों लोगों को शहीद किया है। सबसे पहले भारत को ब्लैक लिस्ट में डालना चाहिए, उसके बाद फिर दूसरे ममालिक की तरफ FATF को देखना चाहिए। नाज़रीन, आप भी नीचे कमेंट्स से अपनी राय लाजमी दीजिएगा। आपका फीडबैक, आपका नीचे जो कमेंट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी वो आवाज़ है कि अगर आपको भी आवाज़ उठानी चाहिए। तो अगली वीडियो तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।